दोस्तों नमस्कार। अडानी को अडानी मोदी सत्ता ने बनाया और अडानी को कॉरपोरेट मानने की भूल या गलती राहुल गांधी कर रहे हैं। अडानी के नेटवर्थ में बढ़ोतरी जिस तेजी के साथ हुई वह दुनिया में किसी की बढ़ोतरी, किसी कॉरपोरेट या किसी शख्स की इतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं हुई। और भारत में भी आजादी के बाद कोई भी घराना रहा हो या कोई शख्स रहा हो, इस तेजी से उसने उड़ान नहीं भरी कि भारत की अपनी खनिज संपदा और भारत के अपने सार्वजनिक निगमों को भी उस शख्स या उस कॉरपोरेट के हाथों में थमाते हुए उसे रईस दर रईस बनाने की स्थिति में भारत सरकार ने ही लाकर खड़ा कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 2014 में जब फोर्ब्स की लिस्ट आई उसमें गौतम अडानी का नाम कहां पर था, और वही लिस्ट जब 2022 में दुनिया के लेकर आती है तो दूसरे नंबर पर गौतम अडानी होते हैं। यानी 2014 में भारत के रईसों की लिस्ट में गौतम अडानी का नाम आपको खोजने में मुश्किल होगी, लेकिन 2022 में भारत तो छोड़ दीजिए, दुनिया के रईसों की कतार में दूसरे नंबर पर गौतम अडानी का नाम होगा। और गौतम अडानी के साथ भारत की वह पूरी इकोनॉमी जुड़ी हुई है जिस इकोनॉमी के आश्रय बार बार यह सवाल है कि इस देश के भीतर में पीएसयू, कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट को क्यों दिए गए और उसमें भी अडानी ग्रुप को क्यों दिए गए। तमाम क्षेत्रों के लाइसेंस और एनओसी क्यों गौतम अडानी को दिए गए। अडानी ग्रुप के पास इतनी बड़ी तादाद में नेटवर्थ की बढ़ोतरी जिस रफ्तार के साथ हुई उसमें भारत सरकार और मोदी सत्ता का योगदान 90% से ज्यादा है। इसी दौर में बैंकों ने भी खुले दिल से रियायत और खुले दिल से कर्ज अडानी ग्रुप को बाखूबी दिया। स्थिति यह भी आती चली गई कि हर नया प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिलता और उस प्रोजेक्ट को लेकर बैंक का दरवाजा लोन के लिए अडानी ग्रुप खटखटा देता। जैसे ही दरवाजा खटखटाता लोन उसके दरवाजे पर आ जाता। और स्थिति यह भी आई कि रिटर्न ऑफ यानी रियायत देते हुए कर्ज माफी की स्थिति में एसबीआई ने भी खूब मदद की। ये सारे डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं और यहीं पर यह सवाल खड़ा होता है कि जिस हिंदुस्तान की इकोनॉमी, जिस भारत की अर्थव्यवस्था के साथ मोदी सत्ता ने उस शख्स को लेकर खिलवाड़ किया, जिस शख्स के चार्टेड पर बैठकर 2014 में वह देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे थे और 2018 से सीधे तौर पर कांग्रेस या कहें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अडानी को निशाने पर लेना शुरू किया, उसमें एक बड़ा सवाल यही था कि भारत की इकोनॉमी को तहस नहस करने के लिए जो कॉरपोरेट कल्चर मोदी सत्ता ने अपनाया वह कितना गैर कानूनी या कितना गलत था। और संदेश बहुत साफ था, जिस दिन सत्ता पलटेगी उस दिन अडानी बख्शे नहीं जाएंगे। उस दिन इस पूरी इकोनॉमी के तार जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ उसको छिन्न भिन्न मौजूदा सत्ता करेगी अगर इस सत्ता परिवर्तन के बाद वाकई राहुल गांधी सत्ता में आ जाते हैं तो। लेकिन जरा इस परिस्थिति को समझिए कि जो भी गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर अडानी के तमाम योजनाओं को जगह क्यों मिली, और उस जगह को मिलते मिलते सवाल आया 60,000 करोड़ की डील जो राजस्थान सरकार से हुई, जहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत हैं। और सवाल यह उठा कि क्या अशोक गहलोत ने सही किया। एक तरफ राहुल गांधी अडानी को निशाने पर लेते हैं और दूसरी तरफ उसी अडानी के साथ 60,000 करोड़ की डील एक योजना को लेकर अशोक गहलोत करते हैं। अगला सवाल उठा कि आखिर राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस बात का जिक्र किया कि हम इस डील के खिलाफ नहीं है, हम तो इस बात का जिक्र करते हैं कि मिस्टर अडानी ने राजस्थान के लिए 60,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया, क्या मुख्यमंत्री ने उस प्रपोजल को इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वह अलग से उनको कोई सुविधा देते? जी नहीं। जब मुख्यमंत्री ने कोई सुविधा नहीं दी और अपनी लाइन और कानून से हटकर कोई खिलवाड़ राज्य की इकोनॉमिक नीति को लेकर नहीं किया तो फिर प्रपोजल रिजेक्ट कोई भी सीएम कैसे करेगा। और उन्होंने, राहुल गांधी ने खुद अपने तौर पर कहा कि मेरी पोजीशन तो दरअसल मोनोपोली के खिलाफ है। मेरा विरोध इस बात का है कि बीजेपी की सरकार 2-3 लोगों को जिस तरीके से हिंदुस्तान के सभी बिजनेस की मोनोपोलिस्ट बना रही है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं ना बिजनेस के खिलाफ हूं, ना मैं कॉर्पोरेट के खिलाफ हूं, मैं कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल के खिलाफ हूं। हमें लगता है राहुल गांधी ने जो कहा पहले आप उसे सुनिए, तब इस बात का जिक्र होगा। यह रास्ता भारत की राजनीति को हवा बदलने वाला तो नहीं है। मेरी पोजीशन मोनोपोली के खिलाफ है। राजस्थान सरकार ने अडानी जी को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। राजस्थान की सरकार ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके अडानी जी की बिजनेस की मदद नहीं की है। मेरा विरोध इस बात का है कि बीजेपी की सरकार 2-3 लोगों को
हिंदुस्तान के सब बिजनेसेस की मोनोपोलिस्ट बना रही है, और इसके मैं खिलाफ हूं। मैं ना बिजनेस के खिलाफ हूं, ना कॉर्पोरेट के खिलाफ हूं, मैं कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल के खिलाफ हूं। अब देखिए, अगर पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर अनफेयरली 2 या 3 व्यक्तियों की मदद करने में लग जाएगा तो इससे हिंदुस्तान का नुकसान होता है। अगर राजस्थान की सरकार ने अडानी जी को गलत तरीके से राजस्थान में बिजनेस दिया तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ में खड़ा हो जाऊंगा, मगर अगर फेयर प्रोसीजर के साथ दिया है, आई हैव नो प्रॉब्लम। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर फेयर प्रोसेस से सारी डील हुई है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल सवाल यही है कि क्या वाकई अडानी की पहचान कॉरपोरेट के तौर पर है? क्या वाकई इस देश में अडानी के जरिए भारत की इकोनॉमी से खिलवाड़ नहीं किया गया है? और अडानी की जो हैसियत आज की तारीख में है वह मोदी सत्ता द्वारा अगर बनाई गई है तो इस देश के भीतर में दूसरे कॉरपोरेट राजस्थान की सरकार से कोई भी डील कैसे कर सकते हैं, और दूसरा कोई भी कॉरपोरेट राजस्थान में क्या इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? और इसके समानांतर दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है कि जब हर एक नई योजना के साथ बैंक का दरवाजा खटखटाते हुए अडानी ग्रुप को लोन मिलता है और मौजूदा वक्त में उनकी कंपनियों की कतार देखिए तो लोन इस हद तक बढ़ गया है जो दूसरे किसी भी कॉरपोरेट पर नहीं है। 2,60,000 करोड़ का लोन है। मसलन नवी मुंबई के भीतर जो एयरपोर्ट बनाया गया उसमें 12,000 करोड़ से ज्यादा का वह लोन लेते हैं और रिटर्न ऑफ एसबीआई कर देता है। ममता बनर्जी के साथ समझौता होता है और वहां के लिए भी उन्हें लोन चाहिए। उन्हें मुंद्रा पोर्ट पर पीवीसी बनानी है, उस योजना को क्रियान्वित करना है तो 15,000 करोड़ रुपए उन्हें बैंक से लोन चाहिए। यानी इस देश के भीतर में कोई कॉरपोरेट क्या वाकई इसलिए किसी राज्य में जा रहा है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं और जिसका जिक्र अपने तौर पर गहलोत भी कह गए कि दरअसल हमें तो रोजगार चाहिए? तो एक बात जान लीजिए कि कितना रोजगार अडानी ग्रुप ने दिया। अडानी ग्रुप के तहत जो इंप्लॉइज की संख्या है वो 23,000 के लगभग है। यानी इतने बड़े ग्रुप में सिर्फ 23,000 कर्मचारी काम करते हैं। भारत के भीतर किसी भी एक पब्लिक सेक्टर को उठा लीजिए, अगर उठाना है तो इंडियन ऑयल उठा लीजिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम उठा लीजिए, LIC उठा लीजिए, जो इच्छा है वो उठा लीजिए, उससे एक कंपनी में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी तादाद समूचे अडानी ग्रुप में काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो सवाल रोजगार का नहीं है, सवाल उस इकोनॉमी पर राजनीतिक तौर पर सहमति और असहमति का है। और जब सियासत फिसलती है तो 2-3 सवाल पैदा होते हैं, लेकिन यहां पर एक क्षण के लिए हमें लगता है आपको गहलोत को भी सुनना चाहिए। अशोक गहलोत जो खुले तौर पर यह कहने से नहीं कतरा रहे हैं कि अंबानी हो या अडानी हो और अमित शाह के बेटे जैसा ही क्यों ना हो, सबका यहां पर वेलकम है। जो आए, हमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें तो रोजगार चाहिए। पहले इनकी बात तो सुन लीजिए आप। जिस तरह कल इन्होंने मीडिया में चलाने का प्रयास किया मिस्टर गौतम अडानी को लेकर भी, हमें गौतम अडानी हो या कोई भी अडानी हो, अंबानी हो, अडानी हो, अमित शाह के लड़के के नाम जैसा है वो हो, हम सबका स्वागत करें। यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं, हमें तो रोजगार चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। जी तो सुना आपने, अंबानी हो या कोई अडानी हो या फिर अमित शाह के बेटे जय शाह हो, हम सभी का स्वागत करेंगे यहां पर। हमें तो रोजगार चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। इतना बड़ा दिवालियापन कांग्रेस के भीतर और वह भी किसी मुख्यमंत्री के भीतर, हमें लगता है यहीं से वो समझ कांग्रेस के भीतर विकसित होनी चाहिए कि आखिर इस देश के भीतर में नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से गुजरात में 2007 के बाद गुजरातियों की फौज को इस देश के भीतर कॉरपोरेट के तौर पर कैसे खड़ा किया। 2007 में वाइब्रेंट गुजरात के साथ उन्होंने 21 गुजरातियों को खड़ा किया। क्या राजस्थान में गहलोत यह काम नहीं कर सकते हैं? क्या यह काम छत्तीसगढ़ में बघेल नहीं कर सकते हैं? या फिर इससे हटकर ममता बनर्जी भी यह काम क्यों नहीं कर पाई? या इससे हटकर इस देश के भीतर में कोई भी गैर बीजेपी शासित राज्य का मुख्यमंत्री क्यों खड़ा नहीं कर पाता है? और मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हुए जब नरेंद्र मोदी